आचार्य प्रशांत के बारे में जितने लोग उतनी तरह की बातें। बहुत सारे लोग उनका समर्थन करते हैं, बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। मैं मुख्य रूप से विरोध करता हूँ। लेकिन मैं विरोध करता क्यों हूँ, आओ आज मैं उसको आज एकदम डिटेल में बताता हूँ। मेरे कुछ सीरियस एलिगेशंस हैं, जैसे कि वो पब्लिक के पैसे से जो भी सामग्री बनती है उन सब का अपना निजी संपत्ति खड़ी करते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, एक सिंपल सा मॉडल होता है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, संस्था बोलते हैं या फिर एनजीओ बोलते हैं। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है और क्यों पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलता है। हमारे समाज में जो भी व्यवस्थाएं चलती है, सरकार चलती है, वो हमेशा इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो हर कोने तक पहुंच सके। तो ऐसे में बहुत सारे जो काम होते हैं वो समाज में ज़रूरी हो जाते हैं, लेकिन कोई करने वाला नहीं होता है। जैसे कि कोई नदी है गंदी हो रही है, तालाब है गंदे हो रहे हैं, जानवर ख़त्म हो रहे हैं, है ना, गरीब लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही बहुत तरह तरह की समस्याएं होती है। और जब कोई भी उसको करने वाला नहीं होता है तो उसी समाज से कुछ लोग आते हैं और उस समस्या को पहचान करके आपस में एक संगठन बना लेते हैं और आपसी सहयोग से उसका निदान करते हैं। तो जब हम उस निदान को करने के लिए ही एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तब उसी को एनजीओ बोलते हैं। यहाँ पर किसी को पैसे कमाना नहीं होता है, हम सब मिल करके हमारे ही समाज के किसी न किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। आचार्य प्रशांत ने भी ऐसे ही क्या किया, एक संस्था बनाई प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन नाम से करीब 2015 में। उससे पहले उनकी एक कंपनी थी प्रशांत अद्वैत लाइफ एजुकेशन नाम से, वो करीब 2006 में बनी थी। खैर, कंपनी अलग है, हम संस्था को बढ़ाते हैं। अब ये संस्था मुख्य रूप से करती क्या है। संस्था मुख्य रूप से ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का दावा करती है। ज्ञान का प्रचार प्रसार मतलब कि आजकल हमारी जो मौजूदा व्यवस्था है वो इतना ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है और इतना ज़्यादा धरती को बर्बाद कर रहा है कि उससे निजात पाने के लिए हमें एक नए विचार की आवश्यकता है। तो इसी विचार के रूप में आचार्य प्रशांत क्या करते हैं, गीता और वेदांत को सामने रख करके बोलते हैं कि हमें अपने लालच को, ईगो को, सेल्फ को, इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो उच्चतम ज्ञान है उसको समझना चाहिए और हमें धरती को बचानी चाहिए, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, नदियों को बचाना चाहिए। इस तरीके की वो बातें करते हैं। जानवरों को बचाना चाहिए। वेगनिज़म के बारे में बहुत ज़्यादा खुल करके बात करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन हर चीज़ के कई पहलू होते हैं। हमें कई अलग अलग एंगल्स हैं, उन सब को देख करके, समझ करके कोई डिसीजन बनाना पड़ता है। अब एक तरफ तो ये सारी बातें करते हैं, वो सब कुछ ठीक है कि सेल्फ को छोड़ो, ईगो को छोड़ो, ये सारी दुनिया जहान की चीज़ें, पूंजीवाद को बहुत क्रिटिकली चैलेंज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, है ना, ये सारी एक चीज़ें हैं। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना पड़ता है कि व्यक्ति कर क्या रहा है और किस तरीके से कर रहा है ना। तो जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वो सामने आती है। जैसे कि एक तो उनकी है संस्था। वो संस्था मुख्य रूप से क्या करती है, वो गीता और वेदांत का जो आचार्य भाष्य है, प्रशांत भाष्य है, उसको घर घर तक पहुंचाती है। संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वेदांत और उपनिषद का जो सही ज्ञान है उसको 20 करोड़ घरों तक पहुंचाना। अब 20 करोड़ घर की अगर हम बात करें तो लगभग उसमें पूरा भारत ही कवर हो जाता है ना। मोटा मोटा अगर हम देखेंगे तो 20 करोड़ लोग नहीं, घर, है ना। यहाँ तक भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को अचीव करने के लिए करते क्या हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया, वीडियो इंग्लिश में था। उसमें वो बोल रहे थे कि एक इंटरव्यू टाइप का वीडियो था कि हम 60 मिलियन तक कैसे पहुँचे, सब्सक्राइबर के बारे में था, जहाँ पर कोई इंटरव्यूअर उनसे पूछ रहा था कि आप अपनी जर्नी बताइए कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने वहाँ पर 1-2 लाइन ऐसी बोली कि
ये 60 मिलियन ऐसे ही नहीं हो गए हैं, हमें लगातार प्रयास करना पड़ा है, हमने अथक प्रयास किया है, हमने घर घर जा कर के दरवाजे खटखटाए हैं, कुछ इस तरीके की बातें। अब देखो यहाँ पर जो शब्दों का खेल है वो किस तरीके से खेला जाता है, मैं तुमको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। अज्यूम करो कि एक व्यक्ति है जो जंगल में है, ट्राइबल टाइप का व्यक्ति है, वो बोलता है कि यार देखो मेरे पास ये शहद है और इस शहद को प्राप्त करने में मुझे बहुत मेहनत लगी। अब इसके पीछे क्या इमेजिनेशन तुम कर पा रहे हो? तुम इमेजिन यही करोगे कि वो व्यक्ति जंगल में चलते हुए गया होगा, वो पेड़ पर छत्ते तक पहुंचा होगा, उसको तोड़ा होगा, उसको तोड़ने के प्रोसेस में उसको चोटें भी आई होंगी, खरोचें आई होंगी, और उसको हो सकता है 2-4 मधुमक्खियों ने भी डंक मारा हो। लेकिन अब अगर सेम यही बात एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का कोई व्यक्ति बोले, जैसे कि दिल्ली का हो गया या फिर मुंबई का कोई व्यक्ति बोले कि यार देखो मेरे घर में ये 1 किलो शहद है और इसको प्राप्त करने में मुझे बहुत मेहनत लगी, तो उसके ऐसा कहने के पीछे जो इमेजिनरी है वो क्या होता है कि यार मैं कार में गया, कार में एसी ख़राब चल रहा था, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत सारे दुकानों में क्या किया ढूंढा तब जा कर के मिला, है ना। तो उसकी वास्तविकता वो है। तो जब हम किसी हकीकत को ऐसे ही दूसरे शब्दों में ढाल देते हैं तो उसको हम कॉरपोरेट लैंग्वेज बोलते हैं। आचार्य प्रशांत ऐसे ही कॉरपोरेट लैंग्वेज का ढेर सारा इस्तेमाल करते हैं। जब वो बोलते हैं कि हमने करोड़ों लोगों के दरवाजे खटखटाए, तब वहाँ पर सब लोगों के मन में एक इमेज जैसी बनती है कि कोई व्यक्ति है जो आ रहा है बेबस सा, या फिर मददगार दरवाज़ा ठकठका रहा है, नॉक कर रहा है, फिर उसके बाद में हमें कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने क्या किया होगा पहले उसको इमेजिन करो। उन्होंने संस्था बनाई, कुछ लोगों से दान लिया होगा, अब उन दान के पैसों से कुछ वीडियो बनाए होंगे, लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह खरीदे, कैमरे वगैरह खरीदे, मोबाइल वगैरह खरीदे, और उससे माइक वगैरह खरीद करके एक वीडियो बनाया। वीडियो किस पर था? पर्यावरण के ऊपर मान लो, या फिर जानवरों के ऊपर था, या फिर ऐसे ही किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो था। अब उसमें से कुछ पैसे बचा करके फेसबुक और गूगल को दे दिए कि भाई तुम मेरे बदले में जा करके दरवाज़ा खटखटा दो, पर्सनलाइज एड जो है वो चला दो। कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों के बारे में कहीं पर भी सर्च कर रहा हो तो उसको मेरी वीडियो दिखा देना। अब इससे होता क्या है, इससे जो एल्गोरिदम है वो ऐसे लोगों को लगातार टारगेट करने लग जाता है, ऐसे लोगों तक पहुंचने लग जाता है जो कि उस मुद्दे के बारे में सर्च कर रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में प्रोसेस था, जो मेहनत थी वो कितनी थी? इन सब के बीच में ऐसा मेहनत बिल्कुल नहीं था कि कोई व्यक्ति दर दर भटक करके एक एक घर में जा करके दरवाज़ा ठकठका रहा है। व्यक्ति आराम से अपने एसी वाले कमरे में बैठ करके लोगों के दान के पैसे से ही वीडियो बना करके, ऑडियो बना करके, ऐड चला करके अपने रीच लगातार पुश कर रहा है, पर्सनलाइज्ड ऐड लगा करके लोगों तक पहुंच रहा है। और ऐसे ही करते करते उन्होंने क्या कर लिया, 60 मिलियन की एक बड़ी फॉलोइंग इकट्ठी कर ली। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या हुआ। आजकल उन्होंने एक बहुत ही फेमस तरीका अपना रखा है कि वो हर शहर पर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के क्या करते हैं, सत्र आयोजित करते हैं। जैसे कि उन्होंने अपने वेबसाइट में मेंशन कर रखा है कि संत सरिता, वेदांत सत्र, गीता सत्र, ऐसे ही और भी उपनिषद वगैरह के जो सत्र हैं वो तरह तरह की चीज़ें बना करके रखी है। अब ये चीज़ें जब बनती है तो किसके पैसे से बनती है? ये सारी चीज़ें पैसे से बनती है संस्था के। संस्था को पैसे कहाँ से मिलते हैं? जो लोग हैं वो दान देते हैं। अब वो लोग दान देते क्यों हैं बेसिकली? क्या वो दान इसलिए देते हैं कि इन सारे पैसे से किसी व्यक्ति का निजी संपत्ति क्रिएट हो? नहीं, वो लोग एक समस्या देखते हैं समाज में कि हाँ, सही ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, जानवरों को बचाना चाहिए, नदी को साफ होनी चाहिए, तब वो उस संस्था को दान देते हैं जो कि उस क्षेत्र में काम करने के लिए दावा करती है। अब उन्होंने दान तो दे दिया, अब उस दान के पैसे से आचार्य प्रशांत क्या करते हैं, लगातार ऑडिटोरियम में जाते हैं, शहरों में जाते हैं और ऑडिटोरियम बुक करते हैं, वहाँ पर ऑडियो वीडियो फोटोज़ वगैरह निर्माण करते हैं। ये सारी सामग्री किस पैसे से बनी? ये सारी सामग्रियाँ बनी
दान के पैसे से मतलब कि पब्लिक के पैसे से। अब ये पब्लिक को मुफ्त मिलना चाहिए या फिर पब्लिक को इसके बदले फिर से पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, फिर से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने पहले ही पैसे दे दिए ताकि हमारे जैसे किसी और व्यक्ति को ये मिल सके। लेकिन यहीं पर हमारा जो कानूनी लूपहोल है वो आता है। उसी का फ़ायदा सिर्फ आचार्य प्रशांत ही नहीं, जितने भी ये आध्यात्मिक गुरु तुमको आज दिखते हैं वो सब के सब उठाते हैं। वो क्या करते हैं, दान के पैसे से पूरा अपना सेटअप खड़ा किया, कंप्यूटर खरीदा, मोबाइल खरीदा, पूरा टीम हायर किया, सबको सैलरी दे दी, वीडियो बना लिया, ऑडिटोरियम भी बना लिया और उसके बाद में वहाँ पर जा कर के भाषण देंगे या फिर जो भी अपना वचन है, प्रवचन है वो जा कर के देंगे और वो किताबें वगैरह छापेंगे और उन सब का जो मालिकाना हक है वो क्या रख लेंगे, अपना निजी रख लेंगे। अब जैसे ही वो निजी रख लेते हैं तो इससे होता क्या है, अब जितने सारी सामग्रियां हैं जो कि तुम YouTube पर आज वीडियो देखते हो, आचार्य प्रशांत की, सदगुरु की, प्रेमानंद की, ऐसे ही और भी तमाम तरह के जो बाबा हैं उन सब की, उनकी जब तुम किताबें पढ़ते हो तो सारी किताबें तुम्हारे ही पैसे से बनी है, तुम्हारे जैसे ही किसी व्यक्ति ने उसको दिया है। लेकिन अब तुम ही उसको खरीद रहे हो और उसको खरीदने के बदले में क्या कर रही है, संस्था को पैसे देना पड़ रहा है उस व्यक्ति को जो कि उसका मालिकाना हक रखता है। और मालिकाना हक कौन रखता है? मालिकाना हक आचार्य प्रशांत रखते हैं या फिर ऐसे ही बहुत सारे जो गुरु हैं वो रखते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तो देखो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमें पता कैसे चलता है कि मालिकाना हक किसके पास है? तो इंडिया में एक वेबसाइट है ट्रेडमार्क नाम से, जब हम पता करते हैं तो वहाँ पर हमें क्लास 16, क्लास 41 नाम से अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, जहाँ पर जाओगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी सामग्री किसके नाम पर ट्रेडमार्क है। जिसके पास IP ट्रेडमार्क होता है वही उसका निजी स्वामित्व होता है। अब आचार्य प्रशांत ने तो वैसे 1-2 वीडियो में ऐसा क्या किया है, स्वीकार भी किया है कि हाँ मुझे रॉयल्टी मिलती है, लेकिन क्या वो रॉयल्टी के हकदार हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने संस्था खड़ी की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने समाज के लिए एक बेहतरीन कदम का नींव रखा, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उस संस्था के सारी सामग्री का निजी मालिक बन जाएंगे और आपको उसके बदले में रेंट मिलेगा या फिर रॉयल्टी मिलेगी। आपको संस्था प्रमुख का दर्जा दिया जा सकता है, आपको डिसीजन मेकिंग में अलग से महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है, संस्था की तरफ से आपको मासिक तौर पर या फिर वार्षिक तौर पर एक फिक्स्ड सैलरी दी जा सकती है ताकि आपका जीवन बेहतर चल सके। ये सारी चीज़ें अलाउड हैं, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ की जाए तो। लेकिन ये सारी चीज़ें आखिर होते क्यों हैं? ये सारी चीज़ें इस वजह से होती है क्योंकि हमारे भारत में जो कानून है वो बहुत ही ज़्यादा लचर टाइप का है, बहुत ही ज़्यादा पुराना कानून है। जब हम ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटीज एक्ट को देखते हैं तो आज से 100-150 साल पुराना है। इतना पुराना कानून आज भी हम लोग घिसे पिटे तरीके से चला रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो लोग कानून को पढ़ते हैं, उनकी कमियों को समझते हैं और सुधार करने के लिए सुझाव देते हैं कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सुधार होना चाहिए। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उसी कानून को देखते हैं, ढूंढते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं कि यार यहाँ पर तो लूप होल है, यहाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो चलो इसी के तरीके से हम अपना निजी संपत्ति बना लेते हैं और धड़ल्ले से पैसे कमाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती है ना। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई व्यक्ति सिर्फ बोल क्या रहा है उसको नहीं देखना है, हमें देखना पड़ता है कि कोई व्यक्ति कर क्या रहा है। कोई व्यक्ति तुमको तो बोल रहा है कि निजी संपत्ति छोड़ो, अपना जो है वो ईगो को छोड़ो, है ना, लेकिन वही व्यक्ति अगर खुद हर चीज़ का नियंत्रण अपने पास रखने का प्रयास कर रहा है, अपने आप में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो साम्राज्य है वो खड़ा करता जा रहा है, उससे रॉयल्टी कमा रहा है, तो तुम्हें सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या आप अपना जो विचार है उसको खुद भी फॉलो करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि मुझे अक्सर मिलती है। अब अगर मैं फिर से आऊँ उस ऑडिटोरियम वाले केस में, तो देखो वहाँ पर होता क्या है, संस्था किसने बनाई? आचार्य प्रशांत जी ने या फिर ऐसे ही किसी और गुरु ने। इस ऑडिटोरियम को बुक करने का जो निर्णय था वो किसने लिया होगा? क्योंकि संस्था प्रमुख वही हैं तो उन्हें नहीं लिया होगा। अब इस संस्था प्रमुख यानी कि अब जब इस ऑडिटोरियम में आएंगे तो 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो संस्था प्रमुख के नजर तौर से आ सकते हैं और दूसरा वो कोई
थर्ड पार्टी आर्टिस्ट की तरफ से आ सकते हैं। अगर संस्था प्रमुख के हैसियत से आते हैं तो उन्हें कोई फीस या फिर सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो एक आर्टिस्ट बन करके आते हैं तो वो एक सैलरी भी ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व हैं, हालांकि मैं इसको कन्फर्म तरीके से नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा कानून ऐसा है कि यहाँ पर आपको डेटा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल से डेटा जो है वो हासिल हो पाता है, चीज़ें बहुत छुपा करके रखी जाती है ना। जब भी तुम बुक माई शो पर जाओगे, उनका जो टिकट है उनको ख़रीदने, तो वहाँ पर सबसे बड़ा बड़ा तुमको मिल जाएगा CC लिखा हुआ, कार्टन कॉल, है ना। कार्टन कॉल क्या है? वो एक थर्ड पार्टी इवेंट मैनेजमेंट और आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि उनके सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है। अब वो एक चूँकि प्राइवेट कंपनी है तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे भी लेती होगी। अब अगर वो पैसे लेती है तो पैसे संस्था ही देती होगी, संस्था को पैसे तो दान से ही आते हैं। अब चूँकि एक थर्ड पार्टी कंपनी ने इवेंट और आर्टिस्ट दोनों मैनेज किया है और वहाँ पर टिकट भी बिकता है ना। टिकट यहाँ पर मैं तुमको दिखा दूंगा, और जो ख़रीदे हैं उनको पता भी होगा कि 500, 600, 1000, 2000, 3000 करके ऐसे ही गोल्ड डायमंड वाली जो टिकट हैं वो बिकती है। BMS पर जा कर के चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर हर इवेंट से पैसे भी जनरेट हो रहे हैं, लगातार जो वेल्थ है वो भी क्रिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि जो पैसे जनरेट हो रहे हैं, ये पैसा जा किसके पास रहा है? क्या ये वापस संस्था के पास जा रहा है या फिर ये वापस से उस थर्ड पार्टी कंपनी के पास जा रहा है? क्योंकि अगर थर्ड पार्टी कंपनी के पास चला जाएगा तब तो फिर प्रॉफिट मेकिंग वाला काम हो गया ना। और अगर संस्था के पास जाएगा तो फिर संस्था इतना रो क्यों रही है कि हमें और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं जिसका वजह से मैं डिसएग्रीमेंट करता हूँ और मैं आलोचना करता हूँ। मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि वो पर्यावरण के बारे में या फिर जानवरों को बचाने के बारे में बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा पर्सोना बना करके रखा है, ऐसी एक इमेज बना करके रखी है कि बाहर से देखने पर लगता है कि वो पर्यावरण के खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, धरती बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी संस्था का जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है उसको ठीक से अगर एनालाइज करोगे तो पता चलता है कि उनका मुख्य काम केवल और केवल वेदांत का प्रचार करना है। 20 करोड़ घरों तक उपनिषद को पहुंचाना है, उनके संस्था का मुख्य उद्देश्य है। जितने भी लोग उनसे जुड़े हैं वो इन्हीं सब कारणों से जुड़ते हैं कि वो लगातार पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, जानवरों के बारे में बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने वेबसाइट में एक शब्द भी कहीं पर नहीं लिख रखा है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वहाँ पर जो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन वाला जो गेम है वो भी काफ़ी हद तक खेला जाता है। यूट्यूब का जो चैनल है, सोशल मीडिया है, वहाँ पर एक इमेज क्रिएट की जाती है कि हम तो ऐसे हैं, और फिर उस इमेज के दम पर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। बहुत सारी जो भावनात्मक चीज़ें हैं उन मुद्दों के ऊपर बातें कर करके, लोगों की वल्नरेबिलिटी के ऊपर बात कर करके, फिर उसके बाद में उन सभी पैसों का इस्तेमाल किया जाता है गीता, वेदांत और उपनिषद जैसे जो विचार हैं उनको समाज में प्रचारित करने का कार्य किया जाता है। तो इसी वजह से मैं डिसएग्री करता हूँ कि कोई व्यक्ति अपना विचार फैलाने के लिए इतने क्रिटिकल मुद्दों को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे को, एनिमल क्रुएलिटी जैसे गंभीर मुद्दे को किस तरीके से हाशिए पर चढ़ा सकता है ना। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और आज के जो सेटअप है मेरा थोड़ा सा नया सेटअप है। मैंने छोटा सा एक नया ईयरफोन ख़रीदा है, हेडफोन है JBL का। ये मैंने इसलिए ख़रीदा है ताकि हम अब दूसरे चैनल्स हैं वहाँ पर भी जा सकें और दूसरे लोगों को हमारे चैनल पर इनवाइट कर सकें। मैं थोड़ा नया प्लान कर रहा हूँ कि और भी जो लोग हैं वो चैनल पर आएँ, हम जुड़ें, हम लाइव बात करें। तुम लोगों को भी ये मौका जल्दी मिलेगा। अगर कोई चाहता है कि हम बात करें तो हाँ, मैं जल्दी उसके लिए सेटअप तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है।